आदाब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मोहतरम व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, तहरीक बक़ाए उर्दू के हमारे इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है। आप सबको खुशामदीद कहते हुए बहुत ही मुसर्रत हो रही है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास नौइयत का है, या यूं कहूं कि गालिब के खतूत और इसके हवाले से हज़ारहा बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस पहलू पे बात होगी वो बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में होगी। यूं तो हम कहते हैं कि गालिब के खतूत जो हैं मालूमात का एक ख़जाना है, और उनके खतूत जो हैं चाहे समाजी या सियासी एतबार से हों या फिर इल्मी अदबी, वो आप अपना एक मफहूम और अपना एक आईना खाना है। लेकिन आज हमारे दरमियान में गालिब को लेकर जो शख्सियात बात करने वाली हैं, मैं आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी होंगे। जनाब प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब हमारे दरमियान हैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और इनके साथ हैं जावेद अनवर भाई जो बनारस से हैं, तहरीक अदब के मुदीर भी हैं और तहरीक बक़ाए उर्दू के सीनियर नाइब सदर भी। आज इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं सगीर इफ्राहिम साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और चूँकि आज जो किताब या जिस किताब के हवाले से बात होगी, उसका बहुत सारा मवाद जो है इकट्ठा करके जावेद अनवर भाई ने अपने शुमारे यानी तहरीक अदब में गालिबन 25 मज़ामीन हैं जो इकट्ठा करके गालिब के हवाले से जिस नौइयत के ये मज़ामीन हैं, यानी गालिब, बांदा और दीवाने मोहम्मद अली। तो जावेद भाई आपका भी इस्तकबाल है, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रोग्राम चूँकि महवर व मरकज़ जो हैं हमारे सगीर इफ्राहिम साहब हैं, लेकिन काम चूँकि आपने भी उसको तरतीब दिया है, एक शुमारा इस वक्त जो मंजर आम पर आने वाला है या आ चुका है, ये आप बताएंगे। जो हमने उस किताब का सरवर्क देखा है, शुमारे का बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो मैं सगीर इफ्राहिम साहब के ही हजूर आऊँगा, क्योंकि गालिब के हवाले से चाहे वो दोस्त अहबाब हों, शागिर्द या असातिज़ा हों या बादशाह या जो रियाया थी, गालिब ने अपने खतूत में एक जहान आबाद किया है। लेकिन बांदा में रहना, उनका क़याम और फिर ये मोहम्मद अली जैसा नाम जो हमने सिर्फ ज़िम्नन कहीं सुना है या तहरीरन कहीं मिला है कि गालिब वहाँ रुके हैं और कुछ क़याम किया, जबकि बहुत सारे गालिब के जो सफ़र हैं वो बहस व मुबासा में आते रहे हैं, तहकीक के दौरान ये बातें होती रही हैं। आपने गालिब को बांदा में खसूसन यानी तकरीबन जो हम देख पाए हैं, इस किताब का उन्वान ही बनाया है गालिब, बांदा और दीवाने मोहम्मद अली। क्या ख़ास नौइयत है गालिब को, और ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदो पाक के लिए, जहाँ एक तरफ ये हैरत का मुकाम, वहाँ खुशी का मुकाम भी है कि गालिब पे यानी बरसों से काम होता आया है, हो भी रहा है, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल नई नई जहतें निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आपकी दरियाफ्त जो है बांदा और फिर ये मोहम्मद अली, इसके हवाले से बात कीजिएगा। और फिर इस दौरान हम जावेद भाई से भी गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने किन मज़ामीन का इंतखाब किया। जी सर, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब आपका, और आपका आपकी तहरीक बक़ाए उर्दू का, कि जिस तरह से खास तौर से इस 1.5 साल के अरसे में जो कोविड का जमाना था, और जिस पे हम सब बहुत अदब पढ़ने वाले लोग बहुत बेचैन हुआ करते थे कि कैसे एक दूसरे जगह जाएंगे, किताबें हासिल करेंगे। तकरीबन 1.5 साल के इस पूरे अरसे में आपने तमाम उर्दू के आशिकों को उनके मनपसंद चीजों से
गुफ्तगू के जरिए, मरासलों के जरिए, यानी जो स्क्रीन पर हैं उनके जरिए आपने उनके तशनगी को दूर किया और एक नया जाविया भी पेश किया आपने इस लिहाज से। इसके लिए मैं आपको इरफान साहब और आपकी तहरीक बकाए उर्दू को और जिसका एक अहम सुतून खुद जावेद अनवर साहब हैं उनको भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा, गालिब, बांदा और दीवान मोहम्मद अली। गालिब का जिक्र तो हर उर्दू का अदीब क्या कहें, तालिब इल्म बचपन से सुनता आया है। मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से गालिब का जिक्र सुनता आया हूँ, लेकिन गालिब के साथ साथ मैं बांदे का भी जिक्र सुनता आया, क्योंकि बहुत पहले मेरे दादा की पोस्टिंग बांदे में थी और वो चूंकि वेटरनरी डॉक्टर थे तो उस लिहाज से वो जिक्र किया करते थे। फिर जब मैं अलीगढ़ पहुंचा 1975 में, 1975 में पढ़ने के लिए, तो एक हल्के में गालिब के लिहाज से गुफ्तगू शुरू हुई। काजी अब्दुल सत्तार साहब जो मेरे उस्ताद मुकर्रम थे, वो गालिब पर नॉवल लिखना चाहते थे और गालिब के ताल्लुक से जिक्र करते रहते थे। मैंने भी उस बीच में, ये 80-81 की बात है, जब मैं एमए कर चुका था, तो जिक्र आता था तो मैंने भी कहा सर मैं बहुत सुनता रहता हूँ, मुझे भी मालूम है कि गालिब ने सफर किए तो उसमें बांदा का भी था। तो उन्होंने कहा अगर कुछ चीजें हो तो हमें मालूम करो। बहुत सी चीजें जो उस वक्त हमें अपने वतन उन्नाव से मालूम हो सकती थी वो हमने उन्हें बताई। हालांकि उस गालिब नावल में काजी साहब ने उसे शामिल नहीं किया। बहुत बाद में मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा मेरे थीम में वो नहीं आ रहा था, ये चूंकि फिक्शन है और फिक्शन में तुम जानते हो कि फिक्शन और फैक्ट जब मिलते हैं तो एक अलग चीज होती है और इसके लिए तख्लीक़कार बिल्कुल आजाद होता है। जबरदस्त दिलचस्पी उस वक्त से पैदा हुई कि 2000 में एक प्रोजेक्ट गालिब इंस्टीट्यूट ने नजीर साहब, प्रोफेसर नजीर साहब और प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन आरजू साहब ने शुरू किया, दो बड़े नाम। और उन्होंने कहा कि हम गालिब के खुतूत पे काम करना चाहते हैं और उसके लिए दिल्ली से कई लोग हुए और नजीर साहब और मुख्तारुद्दीन आरजू साहब दोनों चाहते थे कि उन्हें दो असिस्टेंट भी मिल जाएं, जो उन्होंने शोबे उर्दू में जिक्र किया। शोबे उर्दू के लिहाज से फिर ये बात आगे बढ़ी तो दो असिस्टेंट फौरी मुकर्रर हो गए। एक नजीर साहब के साथ हमारे जफर अहमद सिद्दीकी साहब और मुख्तारुद्दीन आरजू के साथ यह खादिम उनके साथ रहा और तकरीबन 1-1.5 साल तक हम लोग काम करते रहे। ये वो जमाना था जब वो जानते थे और सब समझ चुके थे और मुझसे दरियाफ्त करते थे कि तुम्हारी ससुर बांदा है, अब तुम बांदे के बारे में बताओ और किसी तरह से चीजें लाओ। आरजू साहब जैसा शख्स, एक मुहक्किक, उसने कहा है कि हमें ये दरियाफ्त नहीं होने पाता है, जैसा भी आपने जिक्र किया, सदर अमीन बांदा, मोहम्मद अली का जिक्र बहुत है, हर अदीब ने किया है, लेकिन और उनकी तफसीलात नहीं मालूम हो रही। जरा से बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं, सैयद अकबर अली तिरमिजी जो म्यूजियोलॉजी के और बहुत बड़े फारसी के और अंग्रेजी के आलिम भी थे, उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्हें इलाहाबाद में एक मुसव्विदा तकरीबन 1960 से कुछ पहले मिला जो गालिब के खुतूत का था और ये तमाम खुतूत मोहम्मद अली को लिखे गए थे। ये जब सदी मनाई जा रही थी 1969 में, तो उससे पहले ही उन्होंने 1960 में ये मुसव्विदा हुकूमत की जानिब से हासिल किया अपने बायसे डायरेक्टर के हैसियत से, और वो चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। उन्होंने सबसे पहले उस मुसव्विदे को जो फारसी में है काजी अब्दुल वदूद साहब के सिपुर्द किया। बहुत बड़ा नाम काजी अब्दुल वदूद साहब ने
اور ان خطوط کو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ سید اکبر علی ترمذی ایک بہت بڑی دریافت ہوگی. اور انہوں نے ان کے زمانے میں ان کا رسالہ تحقیق جس میں قاضی عبدالودود نے وہ 6 خط اردو میں شائع کیے، فارسی اور اردو میں کر کے. پھر صدی منائی جا رہی تھی تو صدی کی تیاریاں چل رہی تھی. قاضی عبدالودود صاحب بے حد مصروف ہو گئے تھے تو انہوں نے سید اکبر علی ترمذی سے کہا کہ یہ کام اب تم خود مکمل کرو. پھر غالب اکیڈمی نے، اس وقت غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام نہیں ہوا تھا، 1969 میں ہی غالب انسٹیٹیوٹ بنا ہے. تو غالب اکیڈمی نے سید اکبر علی ترمذی صاحب سے کہا کہ آپ یہ فوری کام مکمل کریے. آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد پر بہت بڑا کام کیا ہے. اور واقعی انہوں نے کہا میں تو انگریزی اور فارسی کا آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں یہی آپ کریں گے. بہرحال وہ اس میں جٹ گئے اور 1969 میں وہ کتاب ریلیز ہوئی جس کا نام تھا دا پرشین لیٹرز آف غالب. لیکن یہ انگریزی میں آئی. سید اکبر علی ترمذی نے وہ تمام خطوط کو جو فارسی کے خطوط تھے ان کو انگریزی میں کیا اور اس پر 52 صفحے کا پریفیس لکھا. پھر اس کو انہوں نے اردو میں بھی کیا، فارسی میں بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ کام میں پوری طرح سے کر نہیں سکا ہوں، جس پر بہت سے نکتہ چینیاں ہوئی. یہی ذکر علی گڑھ میں ہوتا تھا. خاص طور سے میرے استاد پروفیسر انصار اللہ صاحب جو غالب کی جنہوں نے ببلیوگرافی تیار کی تھی، انہوں نے کہا سید اکبر علی ترمذی، لطیف الزما، پرتو راہیلا، تنویر احمد علوی نے یہ ان کے ترجمے کر دیے ہیں. تم اس طرح سے کام کر سکتے ہو سعید میاں کہ تمہاری سسرال باندہ میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری اہلیہ کی زما فیملی سے بہت اچھے مراسم ہیں، تو کسی طرح سے وہ تمام چیزیں معلوم کرو. یہی مجھ سے وہ بھی کہتے تھے پروفیسر مختار الدین آرزو کہ تمام چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، غالب کے عاشقوں کے پاس ہیں، لیکن محمد علی صاحب کے سوانحی قواعد نہیں ہے. تب ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ اب بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ نواب لوہارو کے نواب احمد بخش، نواب شمس الدین اور مرزا حاجی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا جس کی پینشن کے لیے غالب کلکتے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. غالب جب روانہ ہو رہے ہیں تو ان کی عمر 29 برس کی ہے. سب سے پہلے وہ کانپور آتے ہیں، کانپور سے لکھنؤ چلے جاتے ہیں اور لکھنؤ سے اب وہ باندہ آتے ہیں. تو لکھنؤ سے جب باندہ آ رہے ہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اس سے پہلے باندہ کا ذکر اتنا اہم نہیں تھا. غالب باندہ پہنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے محترم آپ باندہ کا ذکر کریں، جی میں یہ بتانا چاہوں گا بہت ہی خوبصورت جو ہیں کمنٹس جو ہیں ہمارے سید فرحان واسطی صاحب نے یہاں کیے ہیں. فرحان واسطی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب ماشاءاللہ، صغیر افراہیم صاحب کافی امپورٹنٹ انفارمیشن کے لیے آپ کا شکریہ. تو فرحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. عبید الرحمان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محترم صغیر افراہیم صاحب کی علمی صلاحیتیں سب پر آیا ہیں، ان کی تخلیقات سے ہمیں ریسرچ کے دوران کافی استفادہ ہوا. بہت خوب. ڈاکٹر مظفر چودھری صاحب ہیں، مختار احمد انجم صاحب ہیں، ڈار گیری صاحب ہیں، صغیر ساگر سرفراز صاحب ہیں، پروفیسر ثانی اقبال صاحب ہیں. بہرحال سب کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور بالخصوص اگر میں بات کروں کہ صغیر افراہیم صاحب جو آپ عہد ساز شخصیات کا نام بھی لے رہے تھے اور ان ناموں کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورتی سے جو انفارمیشن آپ فراہم کر رہے ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دیکھیے کہ ہندوستان سے دبئی تک یہ بات پہنچی ہے اور فرحان واسطی بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی انفارمیشن ہے. جی سر، آپ باندہ تک پہنچے تھے غالب. تھی کہ جو
تحقیق میں میں نے، ورنہ میرا کام تنقید تھا یا تخلیق میں کہانیاں لکھتا رہتا تھا، ہر ایک نے، جتنے غالب کے اہم ناقدین اور محققین ہیں، انہوں نے سب نے یہ لکھا ہے اور اتفاق کیا ہے، اور خود ہمارے انور میں بھی کہیں گے کہ لکھنؤ سے غالب آئے کانپور، کانپور سے لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ سے 21 جون 1827 کو باندے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹ تحقیق میں بہت اہم ہے۔ بے شک اور جی، اور دوسری چیز ڈیٹ یہ ہے کہ 20 فروری 1828 کو کلکتے پہنچتے ہیں۔ تو اس 8 ماہ کے وقفے میں کیا ہوا؟ تحقیق کے لیے سفر کلکتے میں یہ 8 ماہ بہت اہم ہو جاتے تھے۔ تبھی میرے استاذ مکرم پروفیسر انصار اللہ صاحب نے مجھے بار بار ترغیب دی، قاضی عبدالستار صاحب نے، اور سب سے زیادہ پروفیسر مختار الدین آرزو صاحب نے، جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اس پروجیکٹ میں۔ تو یہ 8 ماہ ڈگری بھی مل سکتی تھی سر آپ نہیں، یہ تو یہ بے شک یہ 8 ماہ تقریباً جو بہت اہم ہوتے ہیں کہ لکھنؤ سے کلکتے تک پہنچنے، یہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ وہ 27 فروری 1828 کو کلکتے پہنچ گئے اور نومبر 1829 کو دہلی واپس آ گئے، یعنی تقریباً 1.25 برس وہ کلکتے میں رہے۔ تو کلکتے سے اور لکھنؤ سے اور کلکتے کو تلاش کرنے میں بنارس میں ہمارے جاوید انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پتہ لگایا کہ بہترین مثنوی لکھ دی غالب نے بنارس کے تعلق سے، لیکن بنارس میں ٹوٹل 29 دن رہے ہیں، ایک دن اور ہم بڑھا دیں تو 1 ماہ، تو پھر 7 ماہ کہاں جاتے ہیں؟ غالب کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 6 ماہ باندے میں تشریف رکھتے ہیں۔ آنکڑے جب ہم لوگ ملاتے ہیں تو کچھ کم ہو جاتے ہیں، سفر کا زمانہ بھی کر لیں، تقریباً 5-6 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ تو غالب باندے میں 5-6 ماہ رہے۔ اب تحقیق جہاں پر شروع ہوتی ہے وہ یہ، اور جہاں پر کریت پیدا ہوتی ہے کہ ایسی کیا عجلت تھی کہ غالب کلکتے سے، وہ لکھنؤ سے جیسے خوشگوار ماحول سے، ایک دبستان سے، اور جون کے مہینے میں نکل رہے سفر کے لیے۔ باندہ جو آج بھی مشہور ہے، نوتپا بندیل کھنڈ کا سب سے گرم ترین علاقہ، جہاں 1 ہفتے تک، نوتپا مینس 9 دن تک لوگ آج بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اب تو سب ایئر کنڈیشن مکان، لیکن ایسے میں جون میں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر وہ لکھ رہے ہیں، اب ضرورت ہے مجھے، میں اپنے عزیز نواب ذوالفقار علی کے ہزار، جس کا ذکر پہلے نہیں تھا سفر میں، یعنی وہ سفر میں اس کا انتخاب نہیں تھا، ورنہ وہ سیدھے چلے جاتے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ میں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے کہ آگے سفر کے لیے کیا ہے، طبیعت ناساز تھی، اور جون کے مہینے میں سفر کریں گے بیماری کی حالت میں تو اس سے زیادہ طبیعت خراب ہوگی، یہ اس کا احساس۔ لیکن پھر بھی وہ نواب ذوالفقار علی کے ہاں پہنچتے ہیں باندے۔ اتفاق یہ ہوتا ہے، یہ قرید بھی بہت ہے جس پر ہمارے ظفر احمد صدیقی کہتے تھے کہ صغیر صاحب پورا پریفیس میں لکھوں گا، اور اتفاق سے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری لمحے میں پھر پریفیس شمیم حنفی صاحب نے لکھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا خیال وہ ان کی آخری تحریر بھی ہے جو میری اس کتاب میں شامل ہے۔ تو یہ قرید پیدا ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہیں اس سفر میں، جس طرح سے گاڑی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، عام طور سے رات کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اس گرمی میں، کہ جمنا سے نکلتے ہوئے یا گنگا سے نکلتے ہوئے یا سئی ندی سے نکلتے ہوئے، کسی ندی سے نکلتے ہوئے، یہ جون اور جولائی کے مہینے میں رات کا سفر ہوتا تھا۔ رات کے سفر میں عام طور سے 6 بجے یعنی غروب آفتاب سفر ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اور بھی دیکھنا ہے کہ اگر موسم بہت اچھا ہے،
गालिब के साथ ये हुआ कि इत्तेफाक के जिस वक्त वो गंगा से उतर के निकल रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, और तब उनसे कहा जाता है कि आप बजाय 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे पहले ही वो चलते हैं तो अलग सबा बांधा पहुंच जाते हैं, यानी तकरीबन फजर की अजान से पहले। और जब वो उस वक्त पहुंच जाते हैं तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो उन्हें वहां पर लेने के लिए आया होता, क्योंकि इन्होंने खुद ये नहीं कहा था कि मैं जा रहा हूं। और गालिब उस वक्त भी, उम्र का ख्याल रखिएगा कि मैंने अर्ज किया 29 बरस के, क्या बात। गालिब हुए हैं उम्र और बढ़ने के बाद। तो जिस वक्त वो पहुंचते हैं तो तामीरात नवाब साहब की हो रही थी, वहीं पर वो उतर जाते हैं। उनकी वजाकता से लोग समझ गए कि कोई अमीर आदमी है जो नवाब साहब का खास आदमी है। तो उन्होंने कहा आगे बाद में सिविल लाइन यानी अंग्रेजों का इलाका होता है, तो आप निकलिए। उन्होंने भी कहा मैं वॉक कर रहा हूँ। इसी बीच मीर करम अली से मुलाकात होती है, जिसका गालिब ने अपने तमाम खतूत में जिक्र किया है। ये तमाम बातें इन्वर्टेड कामाज की हैं, यानी हर लफ्ज की सनद मौजूद है। मीर करम अली नवाब जुल्फकार साहब के खास मुलाजिम और दीवान मोहम्मद अली के चही थे। जहां गालिब उतर रहे हैं वो मैदान है जो आज कचेरी है वहां के ऊपर, और सिविल लाइन का पूरा इलाका है। उसी के आगे दीवान मोहम्मद अली की कोठी है। दीवान यानी वो वजीर हो चुके हैं नवाब साहब के, और अंग्रेजी मुलाजिम है। यहाँ ख्याल रखिएगा कि वो स्टेट यानी नवाब साहब खुद अंग्रेजों से पेंशन याफ्ता है। तो मीर करम अली ने फौरन उनके वजाकता से देखा कि मीर करम अली को मालूम था कि नवाब दीवान मोहम्मद अली, जिनकी उम्र उस वक्त 55 बरस की, अब ये जहन में रखिएगा नवाब साहब की उम्र 27 बरस की, और नवाब साहब खुद अपने वजीर का बेपनाह रिगार्ड इसलिए करते थे कि वो उनके वालिद नवाब शमशेर बहादुर के भी वजीर थे, और अरबी और फारसी के आलिम, और पहला शख्स है जो अंग्रेजी पढ़ा, जिसका जिक्र अब्दुल गफूर नस्साख ने अपने तस्करों में खास तौर से किया है कि ये शख्स इतना पढ़ा हुआ दीवान मोहम्मद अली था, फारसी का आलिम था। तो मीर करम अली ने उनसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा लखनऊ से। लखनऊ के किस रास्ते से आ रहे हैं? उन्होंने कहा नेवतनी और मोहान वाले रास्ते से, असीमन वाले रास्ते से, और कानपुर होते हुए। अरे उन्होंने कहा तो सबसे पहले आप हुजूर के यहाँ तशरीफ ले चले। उन्होंने कहा कौन? मोहम्मद अली साहब के यहाँ, जो वहीं के रहने वाले हैं, अवध के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और जिस रास्ते से आप आ रहे हैं वहीं तो उनके ननिहाल और ददियाल और ससुराल सभी कुछ है। ये चीज, और अभी आप उस वक्त वो लेकर, ये गालिब के खत बता रहे हैं कि वो दीवान मोहम्मद अली की कोठी पे ले जाते, जो महफूज है और जिसका फोटो मैंने किताब में शाया किया फ्रंट पे। वो ले जाते हैं। दीवान मोहम्मद अली साहब 55 बरस के हैं, बेहद इबादत गुजार हैं, और सुबह गए तो फौरन ही उन्होंने वेलकम किया गालिब को भी। और मीर करम अली तो रोज आते थे, वो बैठे, नाश्ता किया तमाम, और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद खुद दीवान मोहम्मद अली साहब गालिब को लेके नवाब साहब के यहाँ गए, और तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने जितने दिन भी रहे, या गालिब की बात को मान ले हम 6 महीने जब भी रहे, तो बेशतर दिन का वक्त दीवान मोहम्मद अली के साथ गुजरता था। वापस जब गालिब हो रहे हैं तो गलत, यानी जो रास्ते से बिल्कुल हटा हुआ है, फिर वहां जाते हैं और 9 दिन कयाम करते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए दीवान मोहम्मद अली का, क्योंकि दीवान मोहम्मद अली ने बांदे से चलते हुए तमाम अजीजों को, या चूंकि सरकारी ये मुलाजिम थे और कलकत्ते में भी उनके तमाम अजीज कचेरी में मुलाजिम थे, तो गालिब ने खत लिख कर दिया था कि आप चाहे हुगली में रहें या जहां भी, ये हमारे अजीज हैं और इनसे आप मिलेंगे, कचेरी में ये सब मदद करें। और यकीनन उन्होंने मुमकिन मदद की।
हालांकि पेंशन बहाल नहीं हो सकी, लेकिन ये तमाम खतूत में दस्तयाब है। तो ये एक बड़ा मरहला था जो मुझे आसानी से मिल गया, और रिटायर होने के बाद मुझे ये जो वक्फा मिला, मैंने इसको और खूबी से किताब शाया करा दी इसी कोविड-19 के जमाने में। और मुझे भी खुशी होती है कि मैंने बहुत काम किए, लेकिन मुझे अपना ये काम बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे पास फोन आ रहे हैं, मज़ामीन आ रहे हैं कि वाकई, और वो भी कि तहकीक पर एक हल्का सा, एक जो हमें महसूस हो रहा था कि एक तिश्नगी थी या एक कमी सी महसूस हो रही थी, वो भी आपने पूरी कर दी कि मोहम्मद अली सदर अमीन बादा के ताल्लुक से तमाम चीजें आपने इस किताब में मैं सनद के यानी फोटोग्राफ्स के साथ पेश कर दी। बहुत खूब। मैं भी यही सवाल करने वाला था कि किस तरह से आप अफसाने के, और हम कहेंगे कि फिक्शन पूरा मान लीजिए, चाहे वो नावल हो, अफसाना हो, ड्रामा हो, इसकी तनकीद तो आप करते ही थे। और जो खतूत के हवाले से आपने इतना बड़ा काम किया है, अब इस पे तो काम होंगे ही होंगे, और हमारे अदब का हिस्सा रहा है, चाहे वो मीर मेहदी मजरू के नाम खतूत हो या हर गोपाल तोफ्ता के। अब मुझे लगता है कि आपकी इस दरियाफ्त ने एक नया दर खोल दिया है, और मुझे यकीन है कि अब निसाब का हिस्सा बनेंगे ये मोहम्मद अली के खतूत और बांदा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये किताब जो है हमारे निसाब का हिस्सा बनेगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो भी रही है, क्योंकि इस हवाले से जावेद भाई थोड़ा सा नेटवर्क का भी शिकार रहे, कभी आया कभी गया। तो बहरहाल जावेद भाई, आपने चूंकि बहुत सारे मज़ामीन इस किताब से लिए, और हमारा जो खास नंबर निकलने वाला है वो भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन और कायरीन को कि वो कब आने वाला है, और इसमें कौन से मज़ामीन आपने इंतखाब किया है, और आपकी नज़र में इस पूरी किताब की क्या अहमियत है। जी जी नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। जो है नाजरीन, मैं बहैसियत सीनियर नायब सदर के आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो खुसूसी शुमारे की बात हो रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मंजर आम पर आ चुका है। ये आपके बहुत सामने उसका मुबारक, सरवरक मौजूद है। मुबारक। ये सरवरक है जो है सगीर भाई की किताब का। और सबसे बड़ी चीज़ नाज़रीन, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सगीर भाई का बहुत बहुत एहसान है कि इतने अहम मज़ामीन जो कि लिखे गए इतनी अहम किताब पर, तो उसके लिए उन्होंने तहरीक अदब का इंतखाब किया। हालांकि मुझे अपने मुबारक। ज़राए से ये भी इल्म हुआ है कि कई लोग इनसे नाराज़ भी हैं, इस वजह से कि इन्होंने जो है तहरीक अदब का इंतखाब कर, उनको कई लोगों ने कहा था। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जो गुफ्तगू हुई, मैं अंदर बाहर करता रहा, लेकिन सामने मेरे रही, फेसबुक पे मैं देख भी रहा था, तो बहुत सी बातें जो है सगीर भाई ने गुफ्तगू की इसकी अहमियत के ताल्लुक से। ये बहुत बड़ा जो है, अब देखिए जब भी बात होती है, लिखा जा रहा है, गालिब पर लिखा जा रहा है, सर सैयद पे लिखा जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या लिखा जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है कि दोहराई जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी नायाब निकलती भी हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये किताब है, गालिब बांदा और दीवान मोहम्मद अली। बहुत ज़ाहिर खूब। सी बात है कि उल्टे सिमत में जाना, इसमें कई सवालात है भाई, क्यों का ये सगीर भाई ने बताया कि भाई वो बीमार थे, गर्मी थी, तो वहाँ गए, ठीक है साहब, लेकिन 6 महीना रुकना, भाई एक डेढ़ महीने में तो ठीक हो गए थे। उसके बाद क्यों रुक गए, जबकि पेंशन की बहाली की भी जल्दी थी। इसके अलावा जनाब इलाहाबाद में 1 महीने का बनाया था प्रोग्राम, लेकिन 1 दिन में बदजन हो गए, जो कि किताब में मौजूद है। उसके बाद जो है वहां से वो 1 दिन में चले आए। उसके बाद जनाब बनारस में 1 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन बनारस इतना भागे कि काफी दिन रह गए। तो ये तमाम चीजें जो है जहां गालिब के जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती हैं कि शायर की या तख्लीकार की जाती जिंदगी अलग होती है और तख्लीकी जिंदगी अलग होती है। ये चीज इस किताब में मौजूद है। अब इस किताब जो तहरीरें जो इसमें शामिल है, मैं बताऊं मजामीन, अंदाजा आप इस किताब का इससे लगाइए कि देखिए मजामीन किनके किनके, मैं सिर्फ नाम पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोफेसर शमीम हनफी, प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार रुदौलवी, प्रोफेसर नौशाबा सिद्दीकी, प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवाई, प्रोफेसर शाफी किदवाई। इसके अलावा जो है प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, प्रोफेसर गजनफर, प्रोफेसर कबीर अहमद साहब,
प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, प्रोफेसर जो है सगीर अफराहिम साहब ने जो मौला बख्श साहब ने लिखा था उसको किया है। मौला बख्श साहब जाहिर सी बात है अपने बड़ा नाम था, हमारे बेशक। दरमियान नहीं रहे, लेकिन बहुत काम किया, उसको सगीर भाई ने शाये किया। डॉक्टर वाहिद नजीर साहब हैं, अहमद रशीद साहब, डॉक्टर यहिया नशीद, डॉक्टर खालिद अलवी, डॉक्टर सरवत खान, डॉक्टर जुबैर अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर हिना आफरीन, शकील अफरोज, डॉक्टर सुमेरा बशीर, जावेद अनवर महमूद खाकसार, डॉक्टर रियाज तौहीदी, डॉक्टर नौशाद आलम, सद्दाम हुसैन और शाहिद इकबाल। ये इतने नाजरीन जो है इस किताब में शामिल हैं। और उसके अलावा मैं बताऊं कि इसकी ज़खामत मैं बताऊं, इसकी मैंने ये किया कि अपने नाजरीन को शुरू में इसका सरवरक बनाया और इसको जो है फेसबुक पे मैंने डाल दिया और जगह व्हाट्सएप पर। ये जो जखीम नंबर आप देख रहे हैं ये 608 सफात तक चला गया नाज़रीन, 608 सफात। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसमें सगीर भाई की किताब के हवाले से मज़ामीन शामिल। ये खुसूसी शुमारा इसीलिए निकला कि इसमें जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा तो ये था कि अच्छे से अच्छा हम करके दें। मज़ामीन जो आपने देखे इंतखाब उनका, तो ये था कि 250 सफ़ात में शुमारे में है। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि इस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि सगीर भाई से गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि साहब ये बहुत दूर-दूर तक रिसाला जाएगा। पाकिस्तान के लिखने वाले इसमें मौजूद हैं, दूसरी जगहों के लिखने वाले इसमें मौजूद हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ तक जाएगा। जहाँ तक नहीं जा सकता वहाँ वेबसाइट के ज़रिए जाएगा। और लोग भी पढ़ें, खुद सगीर अफराहिम इतना बड़ा नाम है प्रेमचंद के हवाले से, अब तो गालिबियात के हवाले से भी हो गया, प्रेमचंदियात के हवाले से तो था ही। तो ये नाज़रीन उसके बाद मैंने ये जाना कि चलिए भाई कुछ और लोगों के मज़ामीन आ जाए, तो जिन लोगों ने देखा, जिनके कि अगले शुमारे में आने वाले थे, सब बज़िद हो गए। ज़्यादातर लोग 90% लोग उसमें बज़िद हो गए कि नहीं साहब आप इसी में शामिल कीजिए, क्योंकि जहाँ-जहाँ सगीर अफराहिम साहब की ये किताब के ताल्लुक से मज़ामीन जाएंगे वहाँ हमारी चीज़ें भी जाएंगी। कुछ अहम चीज़ें मैंने खुद इंतखाब की कि यार ये अकेला अच्छा नहीं लगेगा, 250 सफ़ात हम निकालेंगे तो। रिसाले का मेयार भी इससे अंदाज़ा हो कि किस तरह की तख्लीक़ात शाया होती हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन गालिब बांदा और दीवान मोहम्मद अली जो तहकीक है गालिबियात के हवाले से, अब आप सोचिए कि जो है कि एक बंदा वहाँ से सफ़र करता है, उल्टी सिमत में जाता है, उसके बारे में बता दिया सगीर भाई ने। लेकिन मैं वही बात फिर सगीर भाई आपसे मैं दरियाफ्त करना चाहूँगा, हमारे जैसा कि मैंने लिखा भी है, पढ़ा भी है कि जो है गालिब जो है वहाँ से ज़ाहिर सी बात है उनके पास पैसे खत्म हो गए, वहाँ से वो बांदा गए, 6 महीना रुके बहरहाल। लेकिन देखिए सबसे अहम बात ये जो आपने लिखी है इस किताब में नाज़रीन की तख्लीक़ात क्या-क्या हुई। उस वक़्त जो शायर के ऊपर जो माहौल हालात था, जो मायूसी थी, उसमें अशार भी शायरी भी तख्लीक हुई। गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि 25 साल की उम्र में उन्होंने एक नुस्ख़ा अहमदिया तरतीब दिया था जिसमें उनकी बहुत बेहतरीन ग़ज़लें शामिल, उनका कलाम। उसके बाद जो बहुत अहम चीज़ें रहीं, उसमें बहुत सी चीज़ों में तरमीम में इज़ाफ़ा भी किया होगा। भाई 6 महीना तकरीबन रहे अगर वहाँ, वो बांदा में, तो 1 महीने में तबीयत इनकी दुरुस्त हो गई थी, उसके बाद वो गए, बहरहाल वो यहाँ से गए। तो जाते वक़्त इसमें मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कर्ज़ भी लिया था। नवाब बांदा ने जो है आगे के अखराजात के लिए इनको कर्ज़ भी दिलवाया था साहूकार से। तो ज़ाहिर-सी बात है उनसे ये वादा होगा कि वहाँ से पेंशन बहाल हो जाएगी तो हम जो है वापिस आके आपको दे देंगे। लेकिन जो है वहाँ नहीं हो पाया, जनरल मिटकाफ से कुछ वो हो गई, एक प्रोग्राम मुशायरा हुआ था, उसमें कुछ इन्होंने बोल दिया हिंदू मुस्लिम के ताल्लुक से, वहाँ पे अलग-अलग तंजीमें बनी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज के ताल्लुक से, ये सब बातें जो है बहरहाल। लेकिन देखिए कि वापिस आते हैं तो फिर 9 दिन वहाँ जाते हैं, शुक्रिया अदा करने भी जाते हैं और ज़ाहिर-सी बात है गालिब खुददार थे, अपने लोगों से पैसा लेना नहीं चाहते थे, वरना उनके दोस्त खुद बहुत अमीर आदमी थे, जो कि उनके बचपन के दोस्त थे। लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं साहब नहीं लेना है। उन्होंने कहा भी जो है गुज़ारा कैसे चलता है? तो उन्होंने बताया कि साहब मीर साहब की दुकान पे आधा दिन बैठ लेता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम कर लेता हूँ। बहरहाल उन्होंने नहीं लिया। तो ये यकीन दहानी भी थी, यानी गालिब देखिए इतने मुस्तहकम मिजाज थे। इस मामले में तो मैं अभी सगीर भाई से मैं पूछूँगा, दरियाफ्त करूँगा कि भाई मतलब एक तरफ तो उनकी ये मुस्तकिल मिजाजी कि नहीं भाई मेरा काम होगा, मैं लग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आखिर में पेंशन बहाल हुई। लेकिन जहाँ दूसरी चीज़ ये है सगीर भाई कि जैसे कि वो गए अब एक मुस्तहकम अज़्म मुसम्मम से वो गए यहाँ से कि भाई नहीं मुझे जल्दी वो करके आना है। लेकिन अब बीच-बीच में ये इनका जो ठहराव है, तो क्या मतलब इनकी तबीयत की लावाली पे दाल दाल है या फिर जो फितरती बात होती है कहीं गए, शायर का जो एक फितरी हुस्न होता है कि कहीं गया और उसको मिल गया, उन्हें लगा कि यार मेरे लिखने के लिए, मेरे तख़य्युल के लिए
یہ बड़ी ही चीज है। जैसे अब वो जाहिर सी बात है, बनारस में गन्ना रुकते तो चरागे दहर वजूद में नहीं आ सकती थी, या बहुत से ऐसे अशार या खुतूत अगर वो बांधा ना जाते या बांधा से 1 महीने में निकल जाते, अगर 6 महीना ना रहते तो जाहिर सी बात है कि 5 महीना जो उन्होंने रह के जो गुफ्तगू हुई, जो है जो खुतूत रहे या जो शायरी की उन्होंने, जो कि बाद में हमारा अजीम सरमाया बनी, उस तरह के ख्यालात जो रहे, जो मायूसी, जो अशार बड़े अहम अशार भी जो है अभी सगीर भाई से मैं पूछूंगा, बताएंगे वो कि मतलब वो कौन से अशार थे सगीर भाई जिसको कहा जाता है कि उस बांदा की सरजमीन पे जो है वो तख्लीक हुए, और जो है क्या वजूहात रही, आप इसमें मैं भी इसी तरफ आने वाला था कि हम ये जी जरूर दरियाफ्त करेंगे कि जी 6 माह वहां रहे हैं तो कम से कम 6 गजलें तो जरूर हुई होंगी। तो कोई गजलें और कोई 1-2 खत भी जरूर पढ़िएगा उनका, कोई इक्तबास, ताकि हमारे नाजरीन भी उससे रोशनास हो। जी मैं क्या जरूर पढ़ूंगा। और क्या किताब वजूहात में रही मैंने सगीर भाई? पूरा, हाँ जावेद भाई, मैंने किताब में पूरा एक चैप्टर रखा है कि जो गजलें उनकी हैं वो गजलें इसमें रखी हैं। अच्छा, पहले एक तो वजाहत कर दूं, ये जितने भी खुतूत 37 खत अभी तक दस्तयाब हैं जो इसमें रखे गए हैं, जो मैंने तलाश नहीं किए बल्कि सैयद अकबर अली तरमिजी ने तलाश किए, जिसके तर्जुमे किए परतौर रोहिला ने, लतीफुज्जमा ने और प्रोफेसर तनवीर अहमद अलवी ने, और सभी कुछ न कुछ इख्तलाफ था, जिसको बाद में हनीफ नकवी साहब ने, ये भी देखिए बनारस को क्रेडिट जाता है, हनीफ नकवी साहब ने परतौर रोहिला को, जो खुद बहुत बड़ा दोए का शायर, तो बहुत बड़ा ऑफिसर, IRS ऑफिसर रिटायर होने के बाद जो फारसी का आलिम, उसने फिर ये तस्हीह की हनीफ नकवी के बाद, और फिर 2012 में पूरे कुल्लियात गालिब इंस्टीट्यूट ने शाया किया परतौर रोहिला का। तो ये एक बड़ा काम हो गया है। हमने तो सिर्फ इन चीजों को तलाश कर लिया, बहुत सी चीजें, देखिए अब जो काम हम कर रहे हैं ये चीजें आपको अभी हम पढ़ भी देंगे, वरना किताब में सब मौजूद है ये चीज के उनका कलाम क्या है। आप ये देखिए कि गालिब के बाद बांदे की अहमियत बढ़ गई है। गालिब के बाद ही रंगीन गए और वहां रहे, नादिर बरेलवी गए, मुनीर शिकोहाबादी गए, नवाब जुल्फकार अली, हमने बताया कि गालिब के जमाने जब पहुंचे हैं तो उनकी उम्र 27 बरस की थी। वो अपने अजीजों के साथ रहे, एक अच्छा माहौल गालिब के पहुंचने से नवाब के यानी महल में भी पैदा हो गया, और पहले से भी वो सब आलिम थे लेकिन और इजाफा हुआ। और फिर आप देखिए कि बहुत कम उम्र में 1849 में नवाब जुल्फकार अली की मौत हो जाती है। यहाँ वजाहत करता चलूं कि असली आदमी जिसका दीवान मोहम्मद अली का जिक्र होता है और जिसकी मालूमात नहीं हो सकी, वो उस खत और किताबत का गालिब के साथ 3.5 साल या 4 साल का वक्फा है, क्योंकि 1831 में नवाब वो दीवान मोहम्मद अली का इंतकाल हो जाता है 1831 में। तो अब यहाँ करें हम, जो कंफ्यूजन बहुत से पैदा हुए हैं और जिस पर जोर नहीं डाला गया, और हनीफ नकवी साहब ने बहुत मेरी मदद की थी, जमाने में बहुत मदद की, कि नवाब जुल्फकार अली, दीवान मोहम्मद अली, नवाब जुल्फकार अली का बेटा अली बहादुर, सब अली हैं। अली की वजह से यानी अली बहादुर सानी, अली तखल्लुस, तो बहुत सी कंफ्यूजन हो गए कि क्या ये कलाम जुल्फकार अली का है, क्या सारे खुतूत नवाब जुल्फकार अली को लिखे हैं, अपने अजीजों को लिखे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बांदे के ताल्लुक से भी मुझे एक और बात ये मालूम हुई कि आखिर इसे इग्नोर क्यों किया, खुद गालिब ने क्यों किया, दूसरों को तो आप छोड़ दीजिए, खुद गालिब ने क्यों किया। नवाब जुल्फकार अली अंग्रेजों के पेंशन पा रहे थे। 1849 में उनका इंतकाल हो जाता है और उनका बेटा नवाब अली बहादुर सानी, जिसका तखल्लुस अली है, 17 बरस की उम्र में तख्त पर बैठता है, और जो बाकायदा गालिब का शागिर्द, जिसको गालिब ने
इस्लाह करके मजमून भी भेजा, और जिसने खत में लिखा कि मुझे पंज आहंग भेजा जाए, और गालिब ने भेजा भी। ये अली यानी जुल्फकार अली के बेटे का तो ये याद रखिएगा कि दीवान मोहम्मद अली का इंतकाल 31 में हो चुका है, और उनका बेटा जुल्फकार अली का, नवाब जुल्फकार अली का बेटा तख्त पर बैठ रहा है, नवाब हो रहा है 1849 में। उसकी उम्र 17 बरस की है। शायर है, क्या एक माहौल पैदा कर दिया गालिब ने, और उसने शागिर्दी, क्योंकि बांदे में, उस घर में, उस माहौल में गालिब का जिक्र हो रहा है, तभी गालिब का शागिर्द हुआ। लेकिन अभी मुश्किल से उसकी 25 और 26 साल की उम्र थी। ये गौर करना है यहाँ पर तहकीक का जो मौजू है। 1857 का हंगामा गदर, 1857 तक गालिब की पेंशन बहाल नहीं हुई थी। इस पर और भी इंकिशाफ करूंगा जो अब मुझे मालूम हुआ है। जरूर अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दहानी करा दीजिएगा। 1857 में जो लोग ने यानी मई से के पहले ही हफ्ते में हंगामा कर दिया, और कानपुर से जो सिलसिला शुरू हुआ है मेरठ की तरफ तक, तो बहुत से लोग बांधे गए। बांधे में पहले तो वो हमवार नवाब साहब नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो ये जुल्म हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अंग्रेजों के मुखालिफ होते गए। सबसे पहला खत उनकी बहन ने उन्हें मुतालबा किया, झांसी की रानी ने। मैंने लफ्ज कहा है बहन, जिसको इन्होंने राखी बांधी थी, जिसके बचपन पे, पैदाइश पे इनके वालिद नवाब जुल्फकार अली ने अपनी बेटी कहा था। उनको राखी बांधी। झांसी की रानी ने इनसे मदद तलब की। इन्होंने अपने बेहतरीन 3000 फौज, 3000 सिपाही जो सबसे अच्छे सिलेक्टेड थे, वो भेज दिए झांसी की रानी की मदद के लिए, जो अंग्रेजों को बहुत नागवार गुजरी। तात्या टोपे ने भी फौरन मुतालबा किया, आपने 2000 फौज उनको भी भेज दी। 26 साल की उम्र है। अंग्रेज बदजन हो गए। उस वक्त तो सब कुछ देखते रहे, जैसे हालात नॉर्मल हुए, पूरी ताकत के साथ उन्होंने बांदे पर हमला किया जब हालात नॉर्मल हो चुके। और हमारे यहाँ हमेशा गद्दार बहुत रहे। मीर जाफर, मीर सादिक नहीं, इनके तो सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा है। उन गद्दारों की बदौलत नवाब अली बहादुर को शिकस्त होती है बांदे में, और जब शिकस्त होती है तो वो फौरन ग्वालियर के लिए चले जाते हैं और ग्वालियर में पनाह लेते हैं। 1 साल के बाद हालांकि अंग्रेजों ने वहां सब कुछ वीरान कर दिया, महल वगैरह तोड़वा दिया। जो चीजें रह गई हैं उसमें उनकी तारीखी शाही मस्जिद, जो आज भी यादगार शाही मस्जिद है, और कुछ और भी चीजें हैं जिसमें नवाब टैंक है, ये मौजूद है। जुल्फकार अली वहां से, वो नवाब अली बहादुर ग्वालियर आ गए और फिर वहां रहे। बहुत बहुत अपने आप को महसूस करते थे कि हम शिकस्त खा चुके हैं। 1 साल के बाद मलका विक्टोरिया ने जब सबको माफी दी, तो उन्होंने अली बहादुर को भी दी, बल्कि पेंशन दी। लेकिन इन्हें इतना नागवार गुजरता था कि ये बीमार पड़ गए, और इतने बीमार पड़ गए कि अपने दोस्त के लिए आ गए, और पूरा इलाज जावेद साहब उन्होंने बनारस में कराया। टोटल उनका इलाज बनारस में हुआ, ठीक हुए। इसीलिए मैंने आपके रिसाले का इंतखाब किया, वरना सीमा तो पूरी किताब एडिट कर चुकी थी कि बनारस से बहुत ताल्लुक है, बांदे का भी और गालिब का भी। पूरा इलाज किया, ठीक हो गए और आए, और 41 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। यानी जिसने 1857 में बांदे ने जो रोल अदा किया, उसे फरामोश कर दिया गया। हालांकि नवाब के खानदान के आज भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और जिनको हमारी हुकूमत भी पेंशन दे रही है।
یہ الگ. غالب کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب علی بہادر ثانی نے بغاوت کی اور انگریزوں سے لڑے اور ایک طرح سے انگریزوں کو عارضی طور پر شکست دے دی تھی، تو غالب یہ چاہتے تھے کہ یہ راز نہ کھل سکے کہ ان سے ہماری رشتہ داری ہے، ہماری قرابت ہے. ایسا نہ ہو کہ پینشن جو امید ہے بحال ہوتی رہے وہ رہ جائے. اسی لیے انہوں نے پنج آہنگ میں صرف 6 خط دیوان محمد علی کو جو لکھے گئے وہ شامل کیے. نواب باندھا کا بہت ضمنی ذکر کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پینشن بعد میں بحال ہو گئی. خود ابھی میں نے ذکر کیا عبد الغفور نساخ جو بہت بڑا شخص ہے. عبد الغفور نساخ نے اپنا جب پہلا شعری مجموعہ آیا تھا تو غالب کو بھیجا تھا، اور جب بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار ہوئے، تو وہ دلی علاج کرانے کے لیے گئے تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے. تو غالب نے ان سے کہا تھا کہ جب میں جوان تھا، یہی لفظ ہے جملہ، تو میں نے اپنا علاج باندے میں کرایا تھا. حکیم ارشاد علی کا خاندان اگر موجود ہو اور کبھی آپ کو فرصت ہو تو باندھا جائیے گا. اس لیے نہیں کہ باندھا جائیے گا، بلکہ اس لیے، اور یہ بھی تاکید کہ وہاں کیا حالات ہیں اس سے باخبر کیجیے. تو باندھے سے ایموشنل اٹیچمنٹ، دیوان محمد علی کے خاندان سے ایموشنل اٹیچمنٹ رہا، لیکن وہ خاموشی اس لیے اختیار کر گئے تھے کہ کہیں اب بڑھاپے میں بھی جو امیدیں ہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ اب تو بہادر شاہ ظفر بھی نہیں، اب تو مغل بادشاہ. ابھی جب کتاب میری پبلش ہو چکی اور اس کو آج تک میں ریلیز نہیں کرا سکا کہ کووڈ 19 کے زمانے میں بس آن لائن ہی جاتے نا، اور اس پر اتنے بڑے لوگوں نے خطوط لے. جب میں ذکر کر رہا تھا تو مرشد آباد کا بھی میرے ذہن میں آیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ نواب لکھنؤ، نواب واجد علی شاہ نے بھی حکومت سے خط کے ذریعے یہ کہا تھا کہ پینشن بحال کر دی جائے. اس کے مجھے شواہد نہیں مل رہے تھے. اس کا بہت پہلے ذکر قاضی عبدالستار صاحب نے مجھے سے کیا تھا جب انہوں نے ایک افسانہ کلکتے میں ہی پڑھا تھا بہت پہلے، اور جس کا عنوان تھا 7 سلام. 7 سلام میں صرف تھیم یہی ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کی سواری گزر رہی ہے تو وہ نواب واجد علی شاہ یعنی ایک نواب شہنشاہ کو سلامی کرنے کے لیے، سلامی کے آداب 7 سلام ہوتے ہیں، تو وہ کہانی لکھی تھی. انہوں نے ذکر کیا لیکن مجھے شواہد نہیں مل رہے تھے. عارف نقوی صاحب کی تحریر سے، عارف نقوی صاحب کی ذکر سے، عارف نقوی صاحب کے خاندان سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے بزرگ مٹیا برج میں تھے. انہوں نے اپنی نانی سے سنا کہ واقعی واجد علی شاہ نے خط لکھا تھا جو وہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو یہ تمام شواہد دے دوں گا. اس کے بعد 1858 کے بعد وہ پینشن بحال ہوئی ہے. تو سلسلہ اگر شروع ہو تو بہت دور تک چلا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے نکلتے چلے آتے ہیں. بہت اہم پہلو کی طرف انہوں نے یعنی یہ بات جو ہے آگے بڑھائی. اور اس بیچ میں صرف ضمناً بیچ میں آیا ہوں کہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ پروگرام اس وقت آذر بھائی جان سے بھی دیکھا جا رہا ہے، ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور ریاض سعودی عرب سے صغیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، میر خوشحال صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، سید عاصم صاحب بھی ہیں، مجروح کشمیری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرا خصوصی سلام آپ تک پہنچایا جائے. تو ابراہیم صاحب ہیں جو آذر بھائی جان سے، وہ بھی آپ کے لیے نیک دعائیں، نیک خواہشات. عصمت آرا صاحبہ ہیں، ڈاکٹر زاہدہ پروین صاحبہ ہیں، اور بہت سارے نام جو میں پہلے لے چکا ہوں، فرحت صاحبہ کا نام ہے. تو یہ تمام لوگ یقیناً جو آپ نے دریافت کیا، جو نئی تحقیق یا جو نئے گوشے آپ نے غالب کے حوالے سے ہم تک پہنچائے ہیں، یہ قابل تعریف ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جاوید بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ہم کوئی ایک سوال بیچ میں یہ بھی آیا تھا کہ کیا اس دوران
बांदा में लाइब्रेरी या वहाँ कुछ इस तरह का मवाद है या नहीं है। तो बहरहाल अब मुझे यकीन है कि जावेद भाई की किताब भी हर लाइब्रेरी की जीनत बनेगी, ये शुमारा। और जावेद भाई, आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। आप कहें तो फिर मैं तब तक सर को ले लेता हूँ, ये ऑडियो पे आ गए हैं जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कहना यही है नाजरीन कि देखिए इतनी अहम किताब जो है सगीर अफराहिम साहब ने, कितनी दिन की काविशें, यानी काजी अब्दुल सत्तार साहब का जिक्र आया, उसके अलावा जो उनके पहले उनके उस्ताद का जिक्र आया कि भाई ये काम हुआ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आरिफ जो है हनीफ अहमद नकवी साहब जो कि मेरे उस्ताद रहे हैं, एमए में मुझे पढ़ाया है। और अभी सगीर भाई ने जिक्र किया बनारस का, तो ये भी मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस जगह की पैदाइश हूँ। अल्लाह ने मेरी जन्म भूमि, कर्म भूमि जो मेरी है वो बनारस है, तो ये भी मेरे लिए बड़े एजाज का बाइस है। तो देखिए गालिब के ताल्लुक से जो है, जो ये किताब है सगीर भाई, सगीर साहब, प्रोफेसर सगीर अफराहिम साहब, तो देखिए उससे गालिब के मिजाज का भी अंदाजा होता है। यानी जो देखिए, अगर किसी को समझना हो इरफान भाई, तो कहते नहीं उसके साथ सफर कीजिए, आपको उसके अंदाजा होगा, मिजाज पता लगेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बैठने से नहीं होता, पड़ोस में रहने से नहीं होता, आप सफर कीजिए, ये हदीस में भी मौजूद है। तो हम्म। आप देखिए कि जो है कितनी अहम बातें, इससे कितने गोशे खुलते हैं। एक किताब, ये जो सगीर अफराहिम साहब की एक किताब है, इससे मैं समझता हूं कि गालिब के ताल्लुक से सैकड़ों किताबें तख्लीक की जा सकती हैं। मैं तख्लीक की बेशक बात करता हूं, बेशक। भाई क्यों गए, क्यों रुके, क्या वजूहात रही। जो है जैसा अली का उन्होंने जिक्र किया, ये भी तहकीक तलब है कि वो कलाम किसका है। उसके बाद जो है गालिब को बुढ़ापे में, जाहिर सी बात है कि पेंशन 1857 के बाद की जो बात है, यकीनी तौर पर दूसरी जगह भी ये चीजें मौजूद हैं। जो ड्रामा गुलजार का जो है, जो सीरियल था गालिब पे, उसमें भी यही बात है कि 1857 के बाद ये बात होती है कि एक जो है लक्का, जो कबूतरबाज, जो कबूतर उड़ाते हैं, उनसे गालिब की गुफ्तगू होती है, तो कहते हैं साहब आपकी तो पेंशन बहाल हो गई, आप जो है अब आप वो कीजिए। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो है वो कौमें जो है बादशाहों से नहीं आवाम से बनती हैं, तो अगर आप अभी तक कबूतर ना उड़ा रहे थे तो कौम की तस्वीर कुछ और होती। तो यहाँ गालिब एक हिकमत जो है, जो हिकमत जो होती है उसके भी वो जो है मालिक नजर आते हैं। जहां एक तरफ खुददारी है कि उल्टे फिराए दरे काबा से गरवाना हुआ, वहां ये हिकमतें भी हैं। फिर दूसरे उनकी वो फितरत, जैसा मैंने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि, जैसे कि मैंने अपने मजमून में लिखा कि ये तहकीक तलब है गालिब, यार ये तो यही बात हो गई कि जैसे उनका शेर था कि जो है ये रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। इसकी तखलीक के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो लखनऊ में इन्होंने बैठ करके कहा, जब वो बीमार थे और उनके साथ वो कहा साहब पैसा भी खत्म हो गया तो क्या करेंगे, तो ये शेर बाकायदा वो सीरियल में दिखाया गया। तो बहरहाल उसके बाद उनका हुआ कि बांदा चला जाए, बांदा में उनके रिश्तेदार भी थे, जैसा कि सगीर भाई ने कहा, फिर वो कर्ज लेकर जाते। लेकिन यहाँ जो वही बात है कि ये फितरत कैसी थी, क्या मतलब ये थी कि थोड़ा सा मिल गया, चलिए साहब अब आराम से, या बाल बच्चों का ख्याल भूल गए, या कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। सगीर भाई किताब के बाद जो इन्होंने कहा, ये वो अंदाजा होता है कि देखिए हर आदमी की एक फितरत होती है। गालिब ने गम को अपने ऊपर ओढ़ा नहीं था, गालिब हर चीज से लड़ना जानते थे। इस किताब से ये जाहिर होता है, गालिब हर चीज से लड़ना जानते थे। वरना उनको इतनी अक्ल थी कि जनरल मिटकाफ मुशायरे का जो जिक्र सीरियल में आया है, कि उसमें जब उन्हें ये बताया कि साहब हिंदू हिंदी पढ़ेगा, और उसका शोभा अलग बनाया है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में था, और वो उर्दू का शोभा अलग बना, उसमें मुसलमान वो करेंगे। तो फौरन गालिब हर गोपाल तुफ्ता कहते हैं कि भाई ये तो जबान के पास से क्यों बांट रहे हैं, भाई क्या गोपाल, हर गोपाल तुफ्ता जो वो का हिंदी पढ़ेगा, और मैं क्या ये क्या बात हुई। तो ये उन्होंने बाकायदा मुशायरे में कहा था, जिसकी वहां के लोगों ने मुखालिफत की थी, जबकि सीरियल में गुलजार साहब ने भी रिसर्च की है और भी लोग जानते हैं। तो ये मामला था, जनरल मिटकाफ वहां उनसे मिलता और यही जुमला कहता है सीरियल के हिसाब से, कहता है तुम कहते हो कि हम हिंदू और मुसलमान को अलग करता है, तुम लोग आपस में लड़ता है, जब तुम लोग एक करो तो आपस में लड़ते हो तुम लोग, और हम तुमको अलग इसलिए करता है ताकि तुम लोग आपस में लड़ो नहीं, और तुम ये कहते हो तो जाओ यहां से, वहां से अर्जी भेजना। तो गालिब की पेंशन रुकी किस लिए, इतने उसके बावजूद गालिब की पेंशन बहाल हो सकती थी। लेकिन गालिब की एक शख्सियत ये भी सामने आती है इस किताब के हवाले से, गालिब जो है सच को सच कहना जानते थे और बरमहल बोलते थे। एक और जुमला है वहां पे, मतलब ये सब चीजें कैसे जहन में आती है, मुझे सीरियल का ख्याल कैसे आया, मैंने दोबारा क्यों देखा, तिबारा क्यों देखा, एक एक मुझे याद क्यों हो गया, ये सब इसका मुहर्रिक इरफान भाई ये किताब बनी है। इसमें जब मैंने पढ़ा सफर कलकत्ता के तरफ, यार बांदा उल्टी क्यों रह गए,
जो दिखाया गया, फिर से हमने पढ़ा। इसमें बहुत सी चीजें और है जिसकी सगीर अफराहिम साहब ने जो है वो जो की है, अभी मैं उनसे पूछूंगा अभी तरतीब, जैसे कि कई जगह पे जो है वो भी मिलता है, इख्तलाफ मिलता है। मिसाल के तौर पर जो है वहां से लखनऊ से कानपुर की मुसाफत या दिल्ली से लखनऊ की मुसाफत, उसके बीच में कितना वक्त लगा, उसके बाद फिर बांदा जाना, ये तमाम जो है, उसके बाद जैसे बांदा चलेगा, मिटकाफ साहब या तो वो लखनऊ में होते या कलकत्ता या वहां होते कानपुर में, बहरहाल फौज बदली हो रही थी, उनसे मुलाकात ना हो सकी। वापस वहां गए, मिटकाफ से वो मिल करके फिर वो बांदा गए। बांदा गए तो उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, यानी उन्होंने यकीनी, जाहिर सी बात है, यकीन दिलाया होगा कि भाई ऐसा है कि जिसका पैसा लिया, पैसा तो मिला नहीं, वापिस है तो यकीन दिलाया होगा। या मुमकिन है कि नवाब साहब ने अपनी तरफ से पैसा अदा कर दिया हो, 9 दिन वो रहे, बाकायदा शुक्रिया अदा किए लोगों का और वापिस चले आए, लेकिन कर्ज तो बहरहाल रहा। ये तो तय है, किताब में भी है कि उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला, वापिस आए, घर पे भी आते हैं तो उनके ऊपर कुड़की हो जाती है, ये तो बात की बात है बहरहाल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सकीर भाई कि जो 9 दिन वो रहे वहां पर और उसके बाद वापिस आए, तो क्या ये भी मुमकिन है, मतलब कि नवाब साहब ने फिर उनकी मदद की हो, कुछ पैसा दिया हो या कुछ इस तरह का मामला हो जिससे वो वापस आए, क्योंकि जब जाने का नहीं था तो वापिस आने का, वहां पे बहुत अच्छा अरसा उन्होंने गुजारा था। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल। और इसी तरह से खालिद अलवी साहब के मजमून में भी है, ये बड़े सवालात हैं। तो और ये सवालात हम आपको इस तरह से भी देंगे कि गालिब को, जो गालिब ने कोई कर्ज नहीं लिया, नवाब साहब ने कर्ज लेकर अपने अजीज को यानी गालिब को ये पैसे दिए। वो दोनों का अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसा आपने फरमाया कि ये पैसे वापस होंगे। 2000 रुपए उस दौर 1827 में में। तकरीबन 20 लाख रुपए जी जी बिल्कुल उन्हें दिए। और अब जब पैसे बहुत हो गए गालिब के पास, तो उन्हें इलाहाबाद अच्छा नहीं लगा। बनारस क्यों अच्छा लगा? बनारस एक ऐसे, आप रहते हैं इसलिए नहीं, बनारस क्यों का ऐसा कौन सा शख्स है जिसको अच्छा ना लगे? हमद पढ़ने वाला, नात पढ़ने वाला यही कहता है, समत काशी से चला जानिबे मत रबादा। तो वहां की कशिश, वहां की अकीदत, ये तमाम चीज गालिब का जहन बना बांदे में। गालिब का मैंने जिक्र किया है कि इस एक नदी के किनारे ये टहलते हुए आते थे और मालूम करते थे कि ये जो लोग जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट, जहां श्री रामचंद्र जी रहे, परिक्रमा की, जहां कालिदास ने बैठकर लिखा, अभिज्ञानम शकुंतलम, जी जी बिल्कुल। ये सब कुछ उसी इलाके का है, बुंदेलखंड का। उस बुंदेलखंड की खास में चित्रकूट की अहमियत बहुत ज्यादा है। वहां से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था। प्लानिंग करते रहे, कभी गए नहीं, लेकिन जिक्र बहुत सुनते रहे। चित्रकूट का जिक्र इसलिए भी था कि वहां के ऊपर जो शिवव्रत लाल वर्मन की जो तहकीक है, बेहद सूफी आदमी, अंसारुल्लाह साहब के जो तहकीक है, और जो दूसरे बुजुर्गों ने भी लिखा है कि ये इलाका शंकर भगवान के मानने वाला, आज भी शंकर भगवान के बेहद बड़े मंदिर मिलते हैं, जो बांदे से लेके और मध्य प्रदेश तक पूरा इलाका चला गया है। लेकिन वहां पर श्री रामचंद्र जी के, सीता मैया के और हनुमान के भी आलीशान मंदिर है। और अब तो चित्रकूट को बिल्कुल, आज की हुकूमत ने तो उससे बिल्कुल मुंसलिक कर दिया, हाईवे बनवा दिया है। तो चित्रकूट का जिक्र बराबर हुआ करता था। मैंने जिक्र किया है कि तमाम चीजें तोड़वा देने के बाद 2 चीजें नहीं टूट सकी थी। एक वो जो तारीखी मस्जिद है जो नवाब ने बनवाई थी, नवाब के वालिद ने शुरू की थी, बल्कि उनके दादा ने शुरू की थी। और दूसरा था, एक तालाब बनवाया था जो नवाब टैंक के नाम से आज भी मौजूद है, और जिसके किनारे एक मंदिर है जो उसी जमाने में बन गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मरकज रहा है कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब का। उस जमाने में भी बड़ा मरकज था, और आज भी बांदा गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा मरकज है, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं दीवान मोहम्मद
علی کا میں نے عرض کیا کہ وہ فارسی کا عالم تھا، مشاعروں میں جانے والا نہیں تھا، کہیں بھی نہیں، گوشہ نشین، بہت کم بولنے والے، جس کا ذکر میں نے اسی لیے کر دیا کہ نساخ نے کیا تھا۔ انہوں نے لکھنؤ سے، چونکہ لکھنؤ کے تعلیم یافتہ تھے، لکھنؤ سے بہت سے عالموں کو بلایا اور بہت سی تفسیر اپنے یہاں کرائی، تبھی وہ سینٹر بن گیا۔ اور بہت بعد میں مولانا صدیق صاحب نے تھوڑے ہی سے فاصلے میں جگہ ہے، ہتھوڑا کہلاتی ہے، جو 12 کلومیٹر شہر سے آگے ہے، بہت بڑا عالی شان مدرسہ تعمیر کرایا، شاید یہ اسی کا فیض ہے۔ آج بھی دیکھیے وہاں پر گئے کس لیے، باندھے والوں کو تو حیرت ہوتی جب میں نے انہیں بتایا گئے کس لیے، اس پر انہیں پراؤڈ کرنا چاہیے کہ اور کرتے بھی ہیں۔ اس گنگا جمنی تہذیب مدد کے لیے گئے، علاج کے لیے گئے۔ وہ شخص جو حکیموں کے محلے کا رہنے والا ہے، دلی کا رہنے والا ہے، سب سے بڑے دبستان کا رہنے والا ہے، جو موجود ہے لکھنؤ کے دوسرے بڑے دبستان میں، وہ علاج کے لیے کہا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے۔ یہ سب سوال اہم بن جاتے ہیں مدد کے لیے اور اس کے لیے۔ نواب صاحب نے وہ دلوایا۔ واپسی جب ہو رہی ہے تو واپسی پر یہ رہ رہے ہیں دیوان محمد علی کے، یہ 8 دن پورے 8 رات گزاری ہیں، 9 دن گئے، شکریہ ادا کرنے کے لیے دیوان محمد علی کا۔ نواب صاحب کے یہاں دونوں حاضر ہوتے تھے، دونوں جاتے تھے پوری عزت و احترام کے ساتھ۔ بے پناہ دولت مند آدمی تھے جن کا نام ہے دیوان محمد علی۔ اپنے دور میں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خاندان نوٹوں والا خاندان کہلاتا تھا، نوٹ شروع ہوئے بینک میں نہیں رکھتے تھے۔ انگریزوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس زما خاندان سے قرض لیا ہے، یہ ریٹن میں موجود ہے۔ انہیں کی نواب دیوان محمد علی کی صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ، جس کی زما فیملی میں شادی ہوئی ہے، اور میں نے یہ پورا سلسلہ کیا ہے۔ پھر زما فیملی کے یہاں سے جو سلسلہ بڑھا ہے بہت دور تک، ایک بیٹی منسوب ہوتی ہے مولانا عبد المجید دریابادی سے، اور ایک بیٹی منسوب ہوتی ہے جا کر کے جسٹس حبیب اللہ سے، اور ان سب کا خاندان پھر آگے بڑھتا ہے۔ نواب صاحب کو محل کو اور ان کی تمام تعمیرات کو تباہ کر دیا گیا، لیکن دیوان محمد علی کے انتقال ہونے کے بعد بھی ان کے بچوں نے سب کچھ سنبھال کر رکھا، اور خود بہت بڑے عہدوں پر رہے۔ وہ حویلی آج تک بھی ہے، اور انہوں نے اس علاقے کو، اس حصے کو جہاں غالب بیٹھتے تھے، پہلے شروع میں آتے تھے، جب 5-6 مہینے رہے تو دن میں آتے تھے، بعد کے 8 دن تو وہیں رہے۔ وہ کمرے محفوظ ہیں، وہ کرسیاں محفوظ ہیں، وہ تمام چیزیں آج بھی محفوظ ہیں، جن کے سارے فوٹوگرافز اس کتاب میں موجود ہے جس پر آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ تمام چیزیں ہیں، اور وہ تمام اور کتابیں بھی محفوظ، اثاثہ محفوظ ہے جو اس گھر میں رہ گیا محمد علی کے، فارسی میں۔ حالانکہ ان کے تمام خاندان سب انگریزی نوئنگ ہے، لیکن انگریزی جاننے کے باوجود میں نے صرف 2 نام دیے ابھی آپ کے، مولانا عبد المجید دریابادی کا، اور دوسرا میں نے نام دیا حبیب اللہ کا۔ دونوں پہ پڑھا، ایک نے حکومت کی طرف سے جسٹس رہے، آئی اے ایس آفیسر رہے، وغیرہ وغیرہ، خود لکھنؤ میں بیگم حمیدہ حبیب اللہ وغیرہ، اور دوسری طرف مولانا عبد المجید اور ان کا پورا خاندان بے پناہ انگریزی اور سائنس میں ترقی کرنے کے باوجود عربی اور فارسی سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ یہ خاندان کی دین، یہ بھی باندے کی دین ہے، اور باندے نے بہت کچھ دیا۔ آج جب معلوم ہوتا ہے تو یہ خاندان دیوان محمد علی کا، جس نے جب دیکھا کہ انگریزوں نے نیلامی شروع کر دی،
कौड़ियों के भाव लोगों ने सोचा, तो इस खानदान ने वो जमीनें खरीद ली और फिर वो जमीनें अनगिनत गरीबों में तकसीम कर दी। दीवान मोहम्मद अली और उनके खानदान का एक बड़ा कारनामा यह है, दोनों डिग्री कॉलेज उन्हीं की जमीन पर आज भी बने हुए हैं, स्कूल आज भी कायम है, और सारी इमदाद उसी खानदान ने दी है जो एक वजीर का खानदान यानी दीवान मोहम्मद अली का खानदान है। तो मैंने नवाब के खानदान के बजाय दीवान मोहम्मद अली को हाईलाइट किया। उनकी खिदमत बेपनाह है और उन्होंने जिस तरह से पेश किया है वो बहुत हम बहुत दूर तक चले जाए। तो ये सगीर भाई, ये मामला तो अभी रह गया कि जैसे कि जो अली तखल्लुस है उनका, तो क्या इसके बारे में अभी मज़ीद तहकीक आपकी है, या कि ये जो कलाम है या जो खतूत है, जो कलाम है जो दीवान मोहम्मद अली, तो ये मतलब वाकई उसी मोहम्मद अली के हैं या फिर अली तखल्लुस से कुछ खलत मलत हो गया है? इस बारे में अभी तहकीक की देखिए, जरूरत है। चंद अशार में इख्तलाफ है, लेकिन जो कलाम है और जो चीज सिर्फ उनकी बांदे में तहरीर है, मैंने आपके रिसाले में मौजूद है, उसका उन्वान है, देख लीजिएगा, बांदा के ताल्लुक से गालिब का शेरी सरमाया। ये आपने शायद इसको रखा भी है और किताब में पूरा ये है। तो गालिब ने जो कुछ कहा है वो चीज इकट्ठा कर दी गई है। फिर कुछ मैंने ये कहा कि इख्तिलाफ ये हो जाता है कि गालिब नवाब साहब शागिर्द हुए, तो नवाब जुल्फकार शागिर्द नहीं हुए थे जिनके दौर में ये गए थे, बल्कि नवाब जुल्फकार अली का बेटा नवाब अली उनका शागिर्द हुआ था, और जो 26 साल की उम्र में 1857 में जिस पर एक कहर नाज़िल हुआ था, तो वो बाकायदा शायर था। तो गालिब ने जो कलाम किया है वो, लेकिन गालिब ने कितनों को मुतासिर कर दिया, और ये खतूत वो हैं जो गालिब ने, ये तमाम वो खतूत हैं सिर्फ जो गालिब ने दीवान मोहम्मद अली को लिखे। दीवान मोहम्मद अली के नहीं खतूत है, बल्कि गालिब के खतूत हैं जो सब इकट्ठा हो गए थे। और इसकी पूरी हिस्ट्री हमने दी है कि किस तरह से उनकी बेटी से दूसरी जगहों पर आए, फिर वहां से किस तरह तहसीलदार और वहां के जज ने हासिल किए, और फिर किस तरह से वो इलाहाबाद पहुंचे, और इलाहाबाद में किस तरह से वो लाइब्रेरी में महफूज हो गए, और फिर लाइब्रेरी से इतने अरसे के बाद नजर पड़ती है सैयद अकबर अली तिरमिजी की, वो उसे हासिल करते हैं और फिर मंजर आम पर आते हैं। तो अभी तो 37 खतूत है, अब मुझे लगता है मुझे कई खत और भी मिल जाएंगे, वो अब मुझे मिलेंगे। बकिया इससे पहले सैयद अकबर अली तिरमिजी थे, लेकिन सैयद अकबर अली तिरमिजी हो, परतौर रोहिला हो, तनवीर अहमद अलवी हो, या खुद हमारे मोहतरम हनीफ नकवी साहब, उन सबको ये रुदात, ये पूरा सवाने खाका, ये पूरा सिलसिला जो दीवान मोहम्मद अली का था वो नहीं मालूम होने पा रहा था। क्यों कि बहुत, जैसे गालिब ने खत में लिखा है और हर एक कोट होता है कि गिरते पड़ते बांदा पहुंच गए, यही लफ्ज इन्वर्टेड का। जी जी बिल्कुल। आज भी हम अलीगढ़ में बैठे हुए हैं और एकदम से हम चाहें कि बांदा जाना चाहें तो कोई ट्रेन आज भी 2021 में कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो हमें अलीगढ़ से बांदा ले जाए। तो तहकीक करने के लिए तो बड़ी मुश्किल है, हमें उसके लिए या तो आगरा जाना होगा, या लखनऊ कानपुर जाना होगा, या दिल्ली जाना। तो दिल्ली में बैठे हुए लोग, बंबई में बैठे हुए लोग, एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग तहकीक पे इसीलिए गुजरते चले गए कि गालिब बांदा गए और रहे। सबने मान लिया 6 महीने गालिब ने, चूंकि गालिब ने लिखा है 6 महीने। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी कि 6 महीने पूरे भी हो रहे हैं कि 5 महीने कुछ दिन, लेकिन इतने अरसे तक गालिब जैसा शख्स अगर रहेगा तो उसने पूरा मंजरनामा बदल दिया। मैं तलाश में अब हूं कि जो वहां पर उन्होंने चित्रकूट के ताल्लुक से लिखा है, श्री रामचंद्र के ताल्लुक से लिखा है, काश वो हमें मिल जाए।
اس خاندان سے جو سادی میاں بھی ہیں اس خاندان کے سب، اور آج بھی یہ سب ارب پتی لوگ ہیں، برابر کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں یہ سب ریلیز کرائیے. اور آج بھی یعنی رام لیلا بھی ہوتی ہے تو انہی کی زمین پر ہے، نمائش لگتی ہے تو بھی زمین پر ہے، عزاداری ہوتی ہے تو بھی انہی کی زمین پر دی ہوئی ہے، قبرستان بھی ہے تو انہی کی زمین پر ہے، شمشان ہے تو بھی انہی کی زمین پر ہے، اور تالاب بھی ہے تو آج بھی انہی کی زمین پر ہے. جبکہ نہ جانے 70 سال میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور کتنے ناجائز قبضے ہو گئے ہیں، لیکن جب لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا تھا تو وہ احترام باقی ہے کہ انہوں نے مدد کی ہے ایک عرصے تک. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ باندھے والے احسان فراموش نہیں، ویلکم کرتے ہیں. جیسے غالب کا کیا، وہ ہر مدد جو ان سے مدد چاہتا ہے کرتے ہیں. یہ شاید فضا انہیں ملی ہے بقول تلسی کے کہ چترکوٹ کی ہوا ہے، جس پر ہمارے پروفیسر انصار اللہ صاحب بھی لکھ رہے تھے، اور وہ ایک باندے کے بہت اہم ادیب تھے جن کا نام ہے احسان آوارہ. ان سے خط و کتابت ہوتی تھی اور بیچ میں وہ بنتا تھا. احسان آوارہ جن کو ایوارڈ مل چکا تھا، لینن ایوارڈ وغیرہ سب ملا، بہت ترجمے انہوں نے رشین کے کیے. غالب پر وہ اور ان کے تمام احباب، جس میں ہندو اور مسلمان سبھی شامل ہیں، بیشتر ہندو شامل تھے جو سب اردو اور فارسی تھے، اور انہوں نے برگ اکیڈمی پوری بنا رکھی تھی. اور چونکہ ان کے تعلقات میرے بزرگوں سے بھی تھے اور پھر مجھ سے بھی ایک سلسلہ ہو گیا تو میری بہت مدد کرتے تھے. میں نے ان کی بیٹی کو ہموار کیا کہ آپ اس پر کام کریے، اور ان کی بیٹی نے بندیل کھنڈ پر پی ایچ ڈی کی اور کانپور سے پی ایچ ڈی کی. ان کی بیٹی نے پہلی کتاب لکھی غالب اور باندھا، جو پبلش بھی ہوئی. ان تمام چیزوں پہ یعنی پھر میں نے کانپور میں زور ڈالا کہ اس پر لکھے، لوگوں نے لکھا اور ایک پی ایچ ڈی وہاں سے بھی ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی بہت تشنگی بھی ہے، ابھی بھی بہت سی چیزیں معلوم ہو رہی. جیسے میں نے کہا کہ عارف نقوی صاحب نے جو اب ہمیں بتایا ہے اس لحاظ سے ہم مرشد آباد سے اور چیزیں حاصل کریں گے. ابھی کلکتے میں بہت دنوں تک رہا، آپ بھی موجود تھے جب غالب کے تعلق سے ہو رہا تھا، تو وہاں ایک صاحب نے افسانے لکھے، بلکہ ایک ناول لکھ دیا جو جلدی ریلیز ہونے والا ہے. جیسے بنارس میں یعقوب یاور صاحب نے بہترین ناول غالب پر لکھ دیا. تو غالب فکشن میں، غالب میڈیا میں، غالب ادب میں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں اور ہر ذہن پر چھائے ہوئے ہیں. ایک یہ گوشہ رہ گیا تھا کہ باندے میں وہ اتنے عرصے تک کیا کرتے رہے، اسی پر میں سارا کام کر رہا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں صغیر بھائی کے لیے. جی آواز بہت کم آ رہی تھی آپ جی آواز آ رہی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں جو ہے آ رہی ہے صغیر بھائی لیکن بہت سلو ہو گئی ہے شاید. آ رہی ہے جاوید بھائی، آ رہی ہے. ان کے میرا خیال اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے ہمارا، ہم لوگ گفتگو کر لیں. جی بالکل بالکل. یہ جو ہے بہت اہم، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اہم آواز کتاب ہے. کٹ رہی ہے. جی آپ کے وہاں، ان کے وہاں کچھ معاملہ ہے نا عرفان بھائی؟ جی ہاں، ان کے یہاں نیٹ ورک جو ہے نا ویک ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی ایک موبائل آف ہو چکا ہے، اب دوسرا بھی آف ہونے والا ہے. اچھا، بہرحال تو یہ بہت اہم گفتگو ہوئی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں ناظرین کے صغیر افراہیم صاحب اسی طرح کام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ جب آئندہ کام ہو تو بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بحیثیت بنارس، جیسا کہ ذکر انہوں نے کیا بنارس کا، وہ احترام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد کا بھی جو کام ہوگا انشاءاللہ تحریک ادب میں ہوگا، اور انشاءاللہ بالکل ہم اس پہ بھی کام کریں گے. اس کتاب کے تعلق سے جو ہے انشاءاللہ اس کو میں ویب سائٹ پہ بھی ڈالوں گا. صغیر بھائی کی اجازت سے اس کا میں پیج منگاتا ہوں PDF اس کی، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیں www.tehreekadab.com پر یہ فری ڈاؤن لوڈنگ کے لیے انشاءاللہ موجود ہوگی. فری میں دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں غالب کے شراسہ موجود ہیں، غالب کے شاہدائی موجود ہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے صغیر افراہیم صاحب کا اردو ادب پر غالبیات کے حوالے سے کہ اتنا اہم کام انہوں نے کیا ہے. کیوں عرفان بھائی؟
बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और वही बात है कि एक तहकीक का नया दर मुझे लग रहा है कि वहाँ हो गया है। बहुत सारे लोग अब इस पे भी पीएचडी करना चाहेंगे, यानी ये बांदा और दीवान मोहम्मद अली, इस हवाले से बहुत सारी बातें अब नई, ये एक किस्म का नए सिरे से ये काम शुरू होगा। और उसमें रहनुमाई मैं कहूँगा कि सगीर इब्राहिम साहब को ही करनी पड़ेगी कि किस तरह से इस पूरे रास्ते को यानी मंजिल तक पहुंचाना है। बहुत खूबसूरत ये सफ़र रहा, बहुत ही अच्छी इल्मी अदबी ये बातें हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कमेंट्स किए हैं कि हमारी तहकीक में, हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हुआ है। तो मैं सगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जावेद भाई आपका भी, कि आपने इनको इतने मुख्तसर वक्त में यहाँ लाया। तो वही बात है कि गालिब के ही शेर से हम इख्तिताम करेंगे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तशना जो रहा है, ये सिलसिला फिर से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक और मुलाकात आपके साथ किसी और बहाने के साथ रहेगी। जब तक के लिए मुझे और मेरे मेहमानान जो हैं बिलखुसूस प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब को और जावेद अनवर साहब को दीजिए प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, जावेद अनवर साहब आपका, आप सभी आपका शुक्रिया। शुक्रिया।